दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्टी अर्थशास्त्र के बारे में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकती है वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो दोनों स्टूडेंट प्रॉपरली इस वीडियो को देख सकते हैं और कंप्लीटली अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ईमानदारी से सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है। तो ऐसे में सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये आप शेयर कर दीजिएगा। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। पहला लिंक वही है, जाके आप वो भी क्लास देख सकते हैं। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग बिना यहाँ पे टाइम गवाए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पे है बेस्टी अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या चीज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस्टी अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यक्तिगत इकाई भी यहाँ पे सम्मिलित होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इंडिविजुअल यूनिट्स, उसके बाद स्मॉल यूनिट्स भी हो रहती है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन भी होती है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी बेस्टी अर्थशास्त्र में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसी में। देखिए बेस्टी अर्थशास्त्र का दूसरा नाम बेसिकली सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ा जाता है कि उपभोक्ता कितने रुपए की चीज़ों को खरीदना चाहती है, उसको कितना उस पर सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सारा चीज़ जो है बेसिकली इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। कैसे हम बाजार में डिमांड इंक्रीज करते हैं या फिर कैसे हम सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब जो है बेसिकली इसी में हमको पढ़ना रहता है। अभी यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी बेस्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई का, इंडिविजुअल यूनिट्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इंडिविजुअल इन यूनिट्स पे बात करते हैं। देखिए बेस्टी अर्थशास्त्र क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, एक छोटा चीज हुआ। वही अगर समष्टि अर्थशास्त्र बात करें वो एक बड़ा चीज हुआ, बड़ा चीज। मतलब इसमें क्या हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे जो है बेस्टी अर्थशास्त्र आ गया, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई। फोर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फोर का यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे है बेस्टी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बेस्टी अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फोर का यहाँ पे आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए ये सभी चीज़ों का, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का करते हैं, पूर्ण रोजगार का, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुल उत्पादन का करते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे है बेस्टी अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे फिर से आ गए हम लोग बेस्टी अर्थशास्त्र में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस्टी अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके बाद फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन और इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। आर्थिक कल्याण, साधन कीमत निर्धारण और वस्तु कीमत निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, उत्पादन के निम्नलिखित में कौन से साधन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या होगी, 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए उत्पादन के जो साधन है, जो हमारा प्रोडक्शन का जो है मतलब सोर्स है, वो है लैंड सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, और जब लैंड और कैपिटल हो गया तो सबसे पहले लेबर तो हमें चाहिए ही, लेबर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन डी, यही सारा वो साधन है जिसके माध्यम से हम उत्पादन करते हैं, भूमि पूंजी श्रम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 7 का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें है माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है, यानी माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रीक वर्ड। ये जो है क्या है, एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोज। तो
तो यहाँ पे चलिए अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे क्या है, मेक श्योर आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हुए चल रहे होंगे, याद हो जाना चाहिए आप लोग को। यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्नलिखित में किसने विभाजित किया। यहाँ पे है विच इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन डिवाइड किए, यहाँ पे 2 अर्थशास्त्र जो बना दिए, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक समष्टि अर्थशास्त्र, तो ये कौन किए। तो 8 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, रैगनर फिश। कौन, रैगनर फिश जो है यहाँ पे ये किए हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रैगनर फिश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 नंबर, इसमें यहाँ पे क्या है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। हु सेड इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 का यहाँ पे आंसर होगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। यहाँ पे एडम स्मिथ कहे हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे ये राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला यहाँ पे सवाल देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें है सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। तो यहाँ पे क्या है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रॉबिन्स। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमित साधन और असीमित आवश्यकता, ये जो कंसेप्ट है, ये विचार है किसने दिया, तो रॉबिन्स यहाँ पे दिए। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और सी यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीमित और सीमित आवश्यकता से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारा असीमित आवश्यकता जो है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ हमें मतलब जितने भी क्रियाएं होती है उसको सम्मिलित करेंगे। जैसे अगर हमें बेसिकली हमें कुछ खाना चाहिए होता है, तो वो खाना बेसिकली क्या है, अनलिमिटेड चाहिए होगा, मतलब ऑब्वियसली हम डेली खाएंगे, सब लोग खाते रहेंगे, तो ये क्या है, वांट्स हमेशा बढ़ते रहेगा, वांट्स हमेशा रहेगा ही। ठीक है, मतलब हमारी आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पे क्या है, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं 12 नंबर। इसमें है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। क्या है यहाँ पे, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी एडम स्मिथ। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, तो एडम स्मिथ हो जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा एक स्टार मार्क्स, डबल स्टार मार्क्स क्वेश्चन लगाइए, एडम स्मिथ यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा का जन्मदाता थे, मतलब हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगी 13 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्शल। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जो है कौन दिए हैं, वेलफेयर संबंधित यहाँ पे डेफिनेशन जो है कौन दिए हैं, तो मार्शल दिए हैं। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 14वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है। द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय। तो 14 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या चीज, रैगनर फिश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे सवाल देखते हैं। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। माइक्रो शब्द का जो है प्रयोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इसका शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किए, तो रैगनर फिश किए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर के बाद हम लोग यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें यहाँ पे क्या है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए मार्शल। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ए मार्शल। चलिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का आंसर क्या होगी, ऑप्शन और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी मुद्रा हो जाएगा। देखिए भूमि, पूंजी और श्रम, ये 3 तो हमारे पास जरूरत है ही प्रोडक्शन के लिए, ये तो मतलब मेन फैक्टर्स हैं ही, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे मुद्रा नहीं है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 17वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें है बेस्टी अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का आंसर यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज? देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत परिवार हम लोग पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फॉर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी बेस्टी अर्थशास्त्र में हम लोग इंडिविजुअल ही अध्ययन करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ही अध्ययन करते हैं। और वही अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र रहता तब जाके हम सिंपली क्या अध्ययन करते? एग्रीगेट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 17 का। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? यानी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगी? 18 का आंसर ऑप्शन और यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों बेस्टी अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। अर्थशास्त्र की विषय वस्तुओं का अध्ययन किस शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र के जितने भी विषय वस्तु है वो दोनों यही अर्थशास्त्र के बीच में हम लोग करेंगे, बेस्टी और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन और यहाँ पे सी करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगी। चलिए अब 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर। इसमें यहाँ पे क्या है? इसमें है निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज? ऑप्शन नंबर ओ यहाँ पे यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी से, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी से। आगे यहाँ पे देखिए 20वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इसमें है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? हु सेड इकोनॉमिक्स इज सम टाइम पॉजिटिव साइंस और सम टाइम नॉर्मल साइंस। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या चीज? बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कौन? फ्रेडमैन यहाँ पे ये बोले हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये हुआ हमारा सेट 1। अब चलिए अभी जस्ट इसी वीडियो में इसी क्लास में हम अभी सेट 2 अभी देखना स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सब अभी कंप्लीट अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेकंड सेट स्टार्ट कर लिए और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे इतना कम समय बाकी है फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड यहाँ पे सेट में पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? यानी ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगी? देखिए असीमित आवश्यकता होती है और सीमित साधन होती है, यानी वांट्स तो हमारा अनलिमिटेड होता है लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होता है। मतलब हम इच्छा तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन हमारे पास लिमिटेड क्या होती है? रिसोर्स होती है, मतलब हमारे पास जो पैसा होगा वो लिमिटेड होगा, तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर। इसमें यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या होगी? दूसरा का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे सेकंड का राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही है? देखिए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, यानी ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है, मतलब हम लोग की इच्छा जो होती है वो असीमित होता है और साधन हमारे पास सीमित होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा ना। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, यानी स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी सेकंड का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? यानी विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए साधन हमारे पास जितना भी है उसको अलॉट सही तरीके से करना होगा, रिसोर्सेज को, उसके साधनों का कुशलतम उपयोग करना होगा, ठीक है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना होगा अच्छे तरीके से। जितना भी हमारे पास रिसोर्स है उसका सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, मतलब उसका उपयोग करेंगे। आर्थिक विकास पे हमें देखना होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारी कुछ ऐसा समस्या है जो कि अर्थव्यवस्था में का बोल सकते हैं ये केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, यानी टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। तो यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, चुनाव की। ठीक है, मतलब आर्थिक समस्या जो है मूलतः किस तथ्य की समस्या है, तो चुनाव की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा चॉइस की, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें है साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स और रिसोर्सेज। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे आंसर क्या होगी, 5 का यहाँ पे आंसर देखिए, यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, मतलब हमारे पास जो साधन है वो मानव की जितनी आवश्यकता है उसके तुलना में हमारे पास कम है, एक सीमित है। देयर इज़ लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, मतलब जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है हमारे वांट्स के कंपेयर में। इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 5 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्जाम है और ऐसे में एक्सप्लेन ज़्यादा हमको करना ऑब्वियसली आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बताते चल रहे हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझना ही चाहिए, समझने से ज़्यादा अच्छा आसान हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र से सवाल है, लेकिन यहाँ पे चित्र हम नहीं दिए हैं तो ये सवाल छोड़ते हैं। 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, यानी क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है ना मतलब बेसिकली हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे बोला गया जा रहा है क्या, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी विच इकोनॉमी हैज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, यानी मिश्रित यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों अस्तित्व होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ गवर्नमेंट का भी है और कुछ मतलब प्राइवेट कंपनी भी है। तो यहाँ पे भारत में है तो यहाँ पे मिश्रित इकोनॉमिक जो होती है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है वो बेसिकली यहाँ पे है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगी क्या चीज़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अधिकतम लोक कल्याण। देखिए समाजवादी अगर हम बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो उसमें बेसिकली कल्याण के लिए होता है। ठीक है, वो बेसिकली कल्याण के लिए होता है। और पूंजीवादी क्या होता है, उसमें बेसिकली प्रॉफिट के लिए होती है। और भारत यहाँ पे ये दोनों चीज़ का मिक्स है, तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारे पास अगला सवाल क्या है, हमारे पास अगला सवाल क्या है, 9 का आंसर आप लोग देख लिए, ऑप्शन डी हो गए, अधिकतम लोक कल्याण। और उसके बाद 10 क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, इसमें है किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन और बी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे पूंजीवादी में यही होता ही है, पैसा सब कुछ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन देख लिए। 11 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरता है, यानी द स्लोप ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगला यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो गई ऑप्शन बी, और नहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर ऊपर से नीचे ऑप्शन सी हो गई ना ऑब्वियसली। अगला यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन क्या है, इसमें है उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्ष की ओर नदोत्तर होती है, यानी कॉनकेव टू द एक्सिस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गई, ये स्टार मार्क्स लगा लीजिए ये सवाल। अब यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, इसमें है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, यानी मेंशन द नेम
ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 13 का आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को शो करता है, कौन सा कर्व। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र। आगे यहाँ पे देखिए 14वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमिक आर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 14 का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चीज़, देखिए सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और फिर यहाँ पे क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ पे सवाल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज इकोनॉमिक आर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन और यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 14 का। अगला यहाँ पे सवाल देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसमें है सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे क्या है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टार मार्क्स इसमें लगाइए और 16वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो है वैकल्पिक नाम वो है मार्जिनल कॉस्ट, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, डबल स्टार मार्क्स इस क्वेश्चन में लगा लीजिए। यहाँ पे ये हमारा सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हुई। अब चलिए हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चलते हैं, और इसी तरीके से इतने अच्छे तरीके से हम आपको इकोनॉमिक्स अभी आपको कंप्लीट करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, लिटरली आपको मजा आ जाएगा। तो सारे लोग लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ शेयर तो जरूर कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम लोग अगला यहाँ पे सेट इसी क्लास में देखना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा सेट देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बेस्टी अर्थशास्त्र का। चलिए इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ जाती है, अच्छे से इसको समझिएगा तब जाके अपने एग्जाम देने आपको जाना है। पहले यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस इसमें आपको करवाएंगे इस सेट में, तो अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्या है, इसमें है निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, सही बात है। उसके बाद क्या है, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। सही बात है कि हमारे पास डिजायर अगर होगा तब हम उसको बेसिकली उसके हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, उसकी उपयोगिता जन्म लेगा, ठीक है, यूटिलिटी उसका जन्म लेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो देखिए सेकंड का यहाँ पे आंसर क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन देखिए उपयोगिता के लिए, तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फेनोमिनन। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पे उपयोगिता एक क्या है, साइकोलॉजिकल, बेसिकली देखिए यहाँ पे ये क्या है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि उपयोगिता, बेसिकली आप कोई भी सामान अगर खाते हो, मतलब मान लीजिए आप कोई भी एक चॉकलेट खाते हो, आपको उसमें कितना मतलब मजा आ रहा है वो चीज़ खाने में, और कितना आप संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक साइकोलॉजी है कि आपको अगर 10 लोग बोल दिया कि नहीं यार बहुत अच्छा टेस्ट है, तो आपको भी लगेगा नहीं सही बात बोल रहा है, अच्छा तो टेस्ट है। तो यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद देखिए उपयोगिता क्या होती है, व्यक्ति परक होती है, यानी यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है, उपयोगिता का विचार संक्षेपित होता है, यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें है उपयोगिता का गणनावाचक, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, यानी हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यानी गणनवाचक सिद्धांत निम्न में से कौन प्रस्तुत किया। तो थर्ड का यहाँ पे आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पे मार्शल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इसमें है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगी,
देखिए ये किया जाता है कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके वो भी क्लास देख लीजिएगा और अपने एग्जाम में देने आपको चले जाना है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ पे है क्या चीज, गैरोसेन, क्या है, गॉसेन का जो है प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है, यानी यहाँ पे विच ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता की नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप इसको समझ रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर हम 10 लेबर लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 5 लेबर लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे 10 होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 10 बढ़ा दिए तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो रहा है, हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो बढ़ रहा है वो कितना, सिर्फ हमारे पास जो है 13 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम दोगुना किए तो ये भी दोगुना नहीं हुआ, ये इससे दोगुना नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे डिमिनिशिंग जो है यूटिलिटी, इसी को कहते हैं क्या चीज, इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता की नियम। तो यहाँ पे ये हो जाती है 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है निम्न में कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या होगी, देखिए यहाँ पे जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस अच्छा नहीं है इसलिए हम आपको एक बेटर नहीं समझा पाएंगे। ये देखिए हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी है, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है, ये एवरेज यूटिलिटी है। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब हम कुल उपयोगिता बढ़ती है। बेसिकली देखिए जब हमारे पास यहाँ पे जो है बेसिकली एवरेज वाला जो है ये यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे हम आपको ज़्यादा अच्छे से हम नहीं समझा पाएंगे ये चीज़, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है कि हम आपको सही से बना पाए प्रॉपरली। अगले साल जब डिजिटल बोर्ड वगैरह मतलब अगले सेशन के लिए लग रही है तब तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए ये जब बढ़ रहा है ये हमारे यहाँ पे धनात्मक में है, तो ये भी यहाँ पे धनात्मक में है, कुल उपयोगिता भी, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी कर्व है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व। तो ये तो सही है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पे शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सही बात है। तो यहाँ पे ये भी सही चीज़ है। उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है, देखिए यहाँ पे ये घट रही है। तो आंसर यहाँ पे ये भी हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पे क्या होगी, ये तीनों सही है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो 7 का यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी से हम चेंज कर रहे हैं वो हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, व्हेन टीयू बिकम मैक्सिमम, एमयू क्या होगा। तो अभी हम जस्ट यही चीज देखे हैं, यहाँ पे हम अभी जस्ट यही चीज देखे हैं ना कि जब हमारे पास यहाँ पे क्या है, टीयू मैक्सिमम होगा तो उस समय एमयू क्या होगा, एमयू हमारे पास उस समय 0 होगा, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे ये देखें, ये जो है कथन सही है ना। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, तो उस समय एमयू क्या होगा। तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जब हमारे पास बेसिकली जब हमारे पास ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ये कर्व है, उसके बाद एवरेज यूटिलिटी हमारे पास ये हो गया और ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी कर्व हो गया, ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व। तो यहाँ पे जब हमारे पास पूछा गया है कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी, जब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर है तो वहाँ पे सीमांत उपयोगिता हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर है, ये हमारे पास क्या है एक्स और वाई एक्सेस है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 पर है तो इसलिए यहाँ पे शून्य होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम है, नहीं तो हम आपको बहुत बेटर तरीके से सबको, इकोनॉमिक्स तो ऐसा है ना मज़ा आने वाला सब्जेक्ट है, मतलब फील करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें है सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे, मतलब हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गॉसेन, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन इज। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई यहाँ पे हो जाएगी। चलिए नेगेटिव में आगे यहाँ पे देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। उसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है उदासीन वक्र होता है यानी इंडिफरेंस कर्व इज, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मूल बिंदु की ओर जो है उदोत्तर होता है यानी कॉन्वेक्स टू द और यहाँ पे ऑरिजिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पे सवाल देखिए 12 नंबर, इसमें है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यानी यहाँ पे बोला गया क्या चीज, उपयोगिता का संबंध होता है किससे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयोगिता का संबंध किससे होता है, आंसर हो जाएगी यहाँ पे देखिए लाभदायकता से होता ही है, ठीक है, यूजफुलनेस से होता ही है, उसके बाद मॉडलिटी से होता है, नैतिकता से होती है, और मानव आवश्यकता की पूर्ति से यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स से होता ही है। उपयोगिता का संबंध यहाँ पे ये तीनों से होता है, इनमें से सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें है उपयोगिता की माप की जा सकती है यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए मुद्रा के द्वारा यानी मनी, ठीक है। उपयोगिता की माप की जा सकती है कैसे, तो मनी से हम माप सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए मतलब हमारे पास कितना हम खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जैसे अगर हम 10 रुपये का चॉकलेट खा रहे हैं तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसके बाद अगर हम 20 का खा रहे हैं तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये चीज़ है, तो मुद्रा के द्वारा हम इसको माप कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या है, इसमें है सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है यानी लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, तो यहाँ पे 14 का आंसर क्या होगी, 14 का आंसर हो जाएगा क्या चीज, प्रतिस्थापन का नियम यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है तटस्थता वक्र का झुकाव होता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप, तो क्या होता है, तो आंसर यहाँ पे 15 का हो जाएगी ऑप्शन बी बाएं की ओर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। तटस्थता वक्र का झुकाव यानी इंडिफरेंस जो कर्व होता है वो बाएं से दाएं और झुका रहता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ हम बात किए हैं क्या चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए ऑब्वियसली ये पूरा तो कंप्लीट अभी नहीं हुई है, ये पूरा जितना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना था, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको करवाए हैं। इसके ऊपर इस पे बेस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको कर लिए हैं। और एक और वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके पहला लिंक जो होगा उस पर जाके आप क्लिक करिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसका भी हम आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं, तो जाके वो भी वीडियो प्रॉपर्ली देख लीजिए और उसके बाद एग्जाम देने चाहिए। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र वाले क्लास में, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।